हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मुगल सैन्य अभियान के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं मुगल सैन्य अभियान के बारे में, तो क्या आपको पता है जो मुगल थे वह मुगल दो वंशों के संतान थे। इनके माता की ओर से देखा जाए तो ये चंगेज खान की ओर से थे, और पिता की ओर से देखा जाए तो ये तैमूर वंश की ओर से माने जाते हैं। इसीलिए मुगलों को हम कहते हैं क्या, तैमूर वंशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैमूर वंशज। अब तैमूर वंशज का मतलब ये हुआ कि इनके नाम के पीछे पिता का नाम जुड़ जाता है, अर्थात इनके पिता के वंश को जोड़ा जाता है, ना कि इनके माता के वंश को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इनके सैन्य अभियान के बारे में। तो इनके जो सैन्य अभियान की शुरुआत होती है वह तुर्की से होती है, अफगानिस्तान तक, फिर होती है इंडिया तक। मतलब कि इनके अफगान के द्वारा, मतलब कि युद्ध के बारे में यदि बात करते हैं सैन्य अभियान के बारे में, तो इनके सैन्य अभियान को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम। आपको डायग्राम के बेस पे समझने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। यदि हम इस मैप को देखें तो इस मैप में हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से ये लोग इंडिया की ओर आना चालू कर देते हैं। ये लोग इंडिया से यदि इधर की ओर आते हैं और इनके डायरेक्शन की यदि बात की जाए तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो तुर्की से इधर की ओर देखने को मिल जाता है। ये तुर्की से इधर की ओर आने को मिल जाते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले अपने साम्राज्य की स्थापना ईरान में किया, फिर ईरान से ये अफगानिस्तान आए, और ये अफगानिस्तान से फिर दिल्ली की ओर आकर के अपने शासन की स्थापना करते हैं। दिल्ली में इनके द्वारा जब शासन की स्थापना कर दी गई, तो शासन की स्थापना करने के बाद इन लोगों ने अपने साम्राज्य को बड़े स्केल पर बढ़ाने का काम इधर से इन लोगों ने बंगाल की ओर किया, फिर इधर से इन लोगों ने गुजरात की ओर किया, और फिर इन्हें दक्कन प्लेटू की ओर अपने साम्राज्य की स्थापना करने का काम चालू कर दिया। तो ये वो इलाका था, ये वो क्षेत्र था जहां पर इन लोगों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। कब तक? 1605 ईस्वी तक। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने अपने साम्राज्य की स्थापना और नीचे तक किया, जैसे कि बीजापुर तक किया, मैसूर तक किया, मद्रास तक किया। ऐसे इलाकों के ऊपर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना 1707 ईस्वी तक कर लिया था। क्लास इसी के संबंध में कहता है कि जो मुगल साम्राज्य या मुगल शासक जो पहला था उसका नाम बाबर था, और बाबर का जो शासनकाल होता है वो 4 साल का होता है। 1526 से 1530 तक का शासनकाल होता है। जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार उसे प्राप्त होता है, जब उसकी उम्र केवल 12 साल थी, उसी समय उसने फरगना शासन के क्षेत्र को स्थापित कर लिया और उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। मंगोलों की दूसरी शाखा, जिसका नाम था उज्बेकों, के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। पैतृक गद्दी का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पर पहले उसके राजा, या फिर वह क्षेत्र जहाँ पर उसके पहले पिता रहा करते थे, उस पिता के क्षेत्र को वहाँ पर उज्बेकों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और उसके बाद वहाँ से बाबर को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ गया। अनेक सालों के बाद भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ पर है? तो ये अफगानिस्तान का पार्ट है। कब्जा कब्जा करने के बाद उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराता है, और उसके बाद दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। तो दिल्ली और उनके आसपास के क्षेत्र के ऊपर उसने जो कब्जा स्थापित किया था, ये कब्जा कब किया? तो 1526 ईस्वी के आसपास कर लेता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुगलों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने यहाँ पर बड़े स्केल पर मुगलों के बड़े सारे अभियान चलाए गए। उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्लास कहता है कि तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? मतलब कोई ऐसा काम जो बार बार हुआ हो। उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरे थे, क्योंकि पता था कि वो उस समय बहुत ही बड़े स्केल पर फैले हुए थे। मुग़लों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़, मारवाड़ के संबंध में भी गौर करें। मतलब कि इन सभी के बारे में हम अगले-अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके संबंध में बातें की गई हैं। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया या नहीं हुआ? इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो पिक्चर दिया गया है, 3 पिक्चर, ये
आपका मुगल फौज के अभियान के बारे में बताया गया है कि जब मुगल चला करते थे तो उनके फौज के अभियान के लिए इस प्रकार से सैनिकों का गठबंधन किया गया था, जिसमें एक साइड थे पैदल सैनिक थे, दूसरे घुड़सवार थे और तीसरे हाथी की सेना हुआ करती थी। इसमें कहता है कि युद्ध में प्रयोग में होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14 सेंचुरी में लाई गई थी। अग्नेयास्त्र के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में किया गया था। आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा इसका उपयोग बड़े स्केल पर किया गया। तो भारत में देखा जाए इसकी जो शुरुआत होती है वो 14 सेंचुरी में हो जाती है, और कहाँ कहाँ पर होती है, तो वो होता है आपका गुजरात में होता है, मालवा में होता है और दक्कन के क्षेत्रों में होता है। बाबर के द्वारा इसका जो उपयोग किया गया वह 16वीं शताब्दी के आसपास किया जाता है। कहता है कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहला पहले बार बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। बाबर ने इसका उपयोग पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी तौर से इसका इस्तेमाल किया था। तो 16वीं शताब्दी में क्यों किया था? क्योंकि इस समय इब्राहिम लोदी को हराना था। इसके लिए उसने बड़े स्केल पर यहाँ पर इस प्रकार के तोपों का इस्तेमाल किया गया था। क्लास आइए बात करते हैं यहाँ पर तालिका वन में मुगल सम्राट के कुछ महत्वपूर्ण नेता, उनके शासक और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभियानों के और घटनाओं के बारे में जानते हैं क्लास। तो कहता है कि जो बाबर था, बाबर का शासनकाल 26 से 30 तक रहता है। इसने अपने शासनकाल के दौरान में 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान समर्थकों को हराने का काम किया। फिर 1527 ईस्वी में खानूबा में राणा सांगा को हराया। राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को एक साथ हराने का काम करता है। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराने का काम करता है। जितने भी इनके इवेंट है, जो कौन कौन से घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुए, इन सभी के इवेंट से संबंधित आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनने का काम करता है क्लास। मतलब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप इस पॉइंट को छोड़ करके जा नहीं सकते। यहाँ से आपके क्वेश्चन लगातार एसएससी जैसे एग्जाम में बड़े स्केल पे पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आपके साथ साथ में पूछा जाता है आपका जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें भी बड़े स्केल पे पूछे जाते हैं क्लास। कहता है उसके एक साल बाद ही, मतलब कि जब वो उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु से पहले ही इसने दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों को मुगलों के नियंत्रण में कर दिया था। कहता है कि हुमायूं, इसके बाद कौन आता है? हुमायूं आता है, जो 1530 से लेकर के 1540 तक रहते हैं, और फिर इसके बाद ये 55 से लेकर के 56 तक के यहाँ पर अपना शासन की स्थापना कर लेता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था। हुमायूं ने अपने जो जमीन का जायदाद का जो बंटवारा किया वो वसीयत के अनुसार करता है। उसमें क्लास कहता है कि हर एक भाई को एक प्रांत दिया गया, लेकिन जितना भी क्षेत्र होता है, इलाका होता है, उसके अलग अलग भाग को हर भाइयों को बंटवारा कर दिया गया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि वो उसके सामने लड़ाई तो करने गया, लेकिन वह ज़्यादा मजबूत नहीं साबित हो पाया और अंत में उसने दम तोड़ दिया। इसमें कहता है कि शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। शेर खान, देखो ध्यान देना, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराने का काम चालू करता है। तो इसने 2 बार इसको हराने का काम चालू किया, वो कब-कब? तो 1539 में जो चौसर के युद्ध में उसको हराने का काम करता है, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में उसे हराने का काम चालू करता है। इसके हारने के बाद जो हुमायूं था वो ईरान की ओर भाग जाता है, और ईरान के ऊपर जब जाता है तो वहाँ से भागने के बाद उसे सफाविद शाह की मदद मिलती है। सफाविद शाह उसे बड़े स्केल पर मदद करते हैं, जिसके कारण वो 1555 ईस्वी के आसपास दिल्ली पर दोबारा से कब्जा करने के लिए आ जाता है, और अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना घटती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ देखा जाए क्लास, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अकबर। अकबर के शासनकाल की यदि बात करते हैं तो इसका शासनकाल 56 से लेकर के 1605 ईस्वी तक देखने को मिल जाता है। 13 वर्ष की ही अल्पायु में ही ये अकबर सम्राट बन जाता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है, मतलब कि 3 अलग अलग चरणों में देखा जाता है। जिसका पहला चरण है, वो पहला चरण है आपका 1556 से लेकर के 1570 के बीच में होता है। दूसरा चरण होता है 1570 से लेकर के 1585 के बीच में होता है। तीसरा होता है 1585 से 1605 के बीच में इसका चरण देखने को मिल जाता है। यदि इसके बारे में बात करते हैं तो इसके मध्य में अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और उनके घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए।
अब इसके शासनकाल में देखा जाए तो बैरम खान और उनके स्वतंत्र घरेलू जो नौकर हुआ करते थे उन्हें आजाद कर दिया गया। उसने शेर शाह सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों, मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया, सौतेले भाई मिर्जा हाकिम हो गया, उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने सैन्य अभियान चलाए। तो इसके द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान काफी बड़े स्केल पर उसके निकटवर्ती और अफगानों को खदेड़ने के लिए किया गया था। 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ की यदि बात करते हैं तो चित्तौड़ को और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर एक चीज और भी जाती है और वो बात ये आती है कि अकबर के द्वारा कौन कौन से घटनाएं किए गए। तो अकबर के द्वारा जो घटना होती है, पहले चरण में जो घटना होती है वो होता है आपका, इसको यदि हम सीरीज फॉर्म में लेके चलते हैं तो पहला हमारे पास आता है 1568 आ जाता है। 1568 में क्या किया गया, तो चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लिया गया। फिर 1569 में क्या हुआ था, रणथंभौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था क्लास। तो इन्होंने दो काम किए, 1568 में किया, फिर 1500 आपका 69 में करने का काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं इनके दूसरे कार्यकाल के बारे में। तो इसके मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान की शुरुआत करते हैं और इन अभियान के बाद उसने पूर्व में पश्चिम, फिर बंगाल और उड़ीसा में अपने अभियान चलाने का काम करते हैं। मतलब कि इन लोगों ने यहाँ से इधर की ओर काम करना चालू कर दिया था। किसके समय में, तो इनके दूसरे टाइम पीरियड के टाइम में इन्होंने काम करना चालू कर दिया। 1579 से 1580 के बीच में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, क्योंकि मिर्जा हाकिम जो था उस समय जीत जाता है। इसके कारण अकबर को अपने साम्राज्य की स्थापना करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लास कहता है कि 1585 से 1605 के बीच में अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है और उत्तर पश्चिम अभियान चलाए गए थे। उत्तर पश्चिम की यदि बात करते हैं तो ये जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है, इसी इलाके में बड़े स्केल पर इनके द्वारा शासन की स्थापना का काम चालू किया जाता है क्लास। इसमें क्लास कहता है कि सफाविदों को हरा करके कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी अपने अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत होती है और बरार बरार पता है कहाँ पर है, बरार एक जगह है, खानदेश अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लेता है। तो इसके मिलाए जाने का मुख्य जो रीजन ही था वो ये था कि वो अपने प्रशासन के क्षेत्रों को और बढ़ा सके, उन्हें और लंबा चौड़ा कर सके। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चल करके सम्राट जहांगीर कहलाया। तो जहांगीर किसका नाम था, जहांगीर नाम था, सलीम का ही नाम था जो अकबर का नालायक बेटा था। यदि हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में तो नेक्स्ट हमारा आता है जहांगीर आता है। यदि हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में तो इसका शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक रहता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान को चलाया गया, जो पहले सफल नहीं हुए थे। इनके चलाए गए अभियान का भी मुख्य मकसद था कि ये अपने साम्राज्य को और बढ़ाएं और साम्राज्य के बढ़ाने के साथ साथ अपनी सीमाओं का विस्तार करने का काम चालू करें। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे, गलत रहे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि शाहजहां के द्वारा कौन कौन से बड़े बड़े काम किए गए थे। तो शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में 1627 से लेकर के 1658 के बीच में दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। तो इसने अपना जो मेन अभियान किया था वह दक्कन के क्षेत्र में किया था, मतलब कि साउथ इंडिया के पार्ट में करने का काम चालू किया था। इसमें कहता है कि अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वहां पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए जिसमें बुंदेलों की हार होती है और ओरछा पर कब्जा कर लिया जाता है। ओरछा पर कब्जा कर लिया जाता है। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथों में चला गया और 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। तो अहमदनगर को कब मिलाया गया, इसको मिलाया गया 1632 ईस्वी में मिलाने का काम चालू किया गया। बीजापुर की सेनाओं
ने सुलह के लिए निवेदन किया कि हम आपस में बैठते हैं और मुद्दे को सॉल्व कर लेते हैं। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिससे औरंगजेब का विजय हुई और दारा सिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर औरंगजेब सत्ता पर आता है, वैसे ही सत्ता पे आने के बाद उसने अपनी सेना का गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने तीनों भाइयों को मार देने का काम करता है। जैसे कि दारा सिकोह था, दारा सिकोह को भी उसने मार देने का काम चालू किया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया, क्योंकि वो वहीं पर काफी लंबे समय तक अपने कर्म के कारण वहीं पर कैद कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्लास आता है औरंगजेब की बात आते हैं। तो 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अवोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जाई और सिखियों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिलती है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण ये था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप देखने को मिल जाता है, क्योंकि मुगलों के द्वारा उनके अलग अलग कामों में हस्तक्षेप करने का काम करते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि एक राज्य के अंदर जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके ऊपर जो शासन होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और इसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो कौन था? वो था आपका औरंगजेब बाबर, या कह सकते हो सीधे मुगल थे। तो मुगलों के ही राजा के द्वारा वहां पर शासन की स्थापना को आगे बढ़ाने का काम चालू किया गया। कहता है कि मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध अभियान चालू करते हैं, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का आगमन किया और शिवाजी आगरा में स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकल आते हैं। उन्होंने अपने को स्वतंत्रता का शासक घोषित कर लिया था और मुगलों के विरुद्ध चालू कर दिया था। कहता है कि राजकुमार अकबर ने औद्योगिक क्रांति के विरुद्ध में या विरोध किया। इससे इसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिल जाता है। तो उसको बढ़ावा देने जैसा सहयोग किया गया, वो दक्कन के क्षेत्रों के राजाओं के द्वारा इसे बड़े स्केल पर सहयोग मिल जाती है। फिर कहता है कि अकबर के विरोध के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी और 1685 में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगलों के शासन में मिला लिया जाता है। इसका देखा जाए तो 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के ऊपर छापामार की पद्धति का उपयोग किया। तो छापामार युद्ध करने के बारे में कहाँ से इस्तेमाल किया गया? तो 1698 में औरंगजेब से इस्तेमाल किया गया था। कहता है कि सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व के अहोमों, दक्कन में मराठों के विरुद्ध सामना कर रहे थे और इनका भी मानना था कि हमें भी कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। विशेष अधिकार की लोग बात कर रहे थे। तो क्लास इसी के बाद यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाते हैं और अंततः देखा जाए तो 90 सेंचुरी की मिड तक आते आते हमारे पास जो मिड के बाद का जो टाइम होता है उसके बाद देखा जाए तो पूरी तरह से जो मुगल शासन व्यवस्था थी धीरे 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 खत्म होना चालू हो जाती है क्लास। अब ये हम बात करेंगे इसमें पहले टॉपिक के बारे में, अकबर का शासन, कि अकबर का शासन किस प्रकार से रहा, कैसा रहा, कि उसने कैसे शासन को आगे बढ़ाने का काम चालू किया। ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में और वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग को जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।